Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, Class 11th Chemistry, Chapter 3 हमारा रनिंग में है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज। इसका आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 6 आज मैं लेके आया हूँ। पार्ट 5 में आपको ध्यान होगा हमने एटॉमिक साइज, जो पीरियोडिक ट्रेंड है, एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियस, इनको हमने डिस्कस किया था। बहुत डीपली डिस्कस किया था हमने एटॉमिक रेडियस और आयोनिक साइज को। तो आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस वहीं हमारी कंप्लीट हो गई थी पार्ट 5 में। पार्ट 6 जो है उसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं एक नए पीरियोडिक ट्रेंड से, आयोनाइजेशन एनर्जी से। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखिए क्या है। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, जिसके आसपास कोई दूसरा एटम नहीं हो और गैसियस स्टेट में वो एटम होना चाहिए। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से निकालेंगे, उसके आउटर शेल से। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप उसे देते हैं, क्योंकि बिना एनर्जी के काम नहीं करेगा। ठीक है, जो एनर्जी आप उससे देते हैं वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यानी कि एटम को आप एनर्जी दे रहे हैं और एटम एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ये एक तरह से प्रोसेस कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बड़े साइज के एटम से, अगर आप बात करें टॉप टू बॉटम, तो बॉटम साइज के जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइज बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो एक बड़े साइज के एलिमेंट से, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आपको एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। यानी कि अगर हम बात करें लिथियम की, और लिथियम के नीचे आता है सोडियम, और सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इट मीन लिथियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और पोटेशियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऐसे बात करें यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आप एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है तो आप देखिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आप अगर बात करें लिथियम के बाद बात करें बेरिलियम की, और बेरिलियम के बाद बात करें आप बोरोन की, तो यहाँ पर लिथियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एज कम्पेयर टू बोरोन के। ठीक है, बोरोन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। ठीक है, तो बोरोन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और लिथियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ये जो जनरल ट्रेड है आयोनाइजेशन एनर्जी का, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ये मैंने आपको बता दिया। इसके लिए ट्रिक में मैंने आपको प्रोवाइड कराई है कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आप इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, बट अब वापस आप उसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3, एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे इसको समझिए, कोई एलिमेंट है ए, आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो किस में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस में, एक का प्लस चार्ज आ गया इस पर। ठीक है, तो आप इसे क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब आप चाह रहे हैं कि ए प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं, तो आप उसमें चार्ज क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 का। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे आप इसे, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। अब प्लस 2 का चार्ज इस पर आ गए हैं, आप सोच रहे हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन में इससे निकाल देता हूं और इस पर प्लस 3 का चार्ज ला देता हूं, तो आप इसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड की उससे कम होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, ऐसा क्यों, तो समझिए, जब आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और अभी मैंने बताया कि एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उस एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल करानी पड़ेगी। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, यहाँ पर इन एलिमेंट्स की बात करूं, मान लीजिए ये ए एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक साइज इतना बड़ा था,
ठीक है, तो इसका एटॉमिक साइज इससे छोटा हो गया, इसका एटॉमिक साइज इससे छोटा हो गया और इसका एटॉमिक साइज इससे भी छोटा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज आप देख सकते हैं छोटा होता जा रहा है, तो इस वजह से आयोनेशन एनर्जी की जो वैल्यूज है वो भी बढ़ती जाएगी। आयोनेशन एनर्जी थर्ड की वैल्यू आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, बट ये चीज़ कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केस में अपोजिट भी हो जाती है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर एक मैंने केस दिया है मैग्नीशियम जो है एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। तो ऑब्वियसली बात है जब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 12 और प्रोटॉन भी कितने हैं 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है इसमें 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो अब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन बचे हैं 11। प्रोटॉन तो वही के वही 12 ही है क्योंकि प्रोटॉन में आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। फिर आपने एक और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं यहाँ पर 10 और प्रोटॉन वही के वही 12 है। ठीक है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बचे हैं 9 और अब इसमें प्रोटॉन तो वही के वही है 12। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखें तो देखिए मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 282। ठीक है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 282 और Mg+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 281 क्योंकि 282 2 8 और 2 कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन थे। इसके बाद अब Mg+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 281 क्योंकि इसके बाद 281 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन Mg+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा 28 ओनली। ठीक है, और Mg+3 की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा 27। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे स्टेबल स्पीशीज़ है वो स्पीशीज़ है Mg+2, सबसे स्टेबल स्पीशीज़, वापस ध्यान से सुन लेना, सबसे स्टेबल स्पीशीज़ है यहाँ पर Mg+2 क्योंकि Mg+2 का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी को क्या बोला जाता है ऑक्टेट रूल। हर एलिमेंट ये ट्राई करता है कि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही उसे स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये जो स्पीशीज़ है Mg+2 वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गए। अब आप Mg+2 से भी अगर इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक इसे बोला है आयनेशन एनर्जी 1, आपने यहाँ से यहाँ तक इसे बोला है आयनेशन एनर्जी 2 और यहाँ से यहाँ तक आपने इसे बोला आयनेशन एनर्जी 3। तो आप अगर आप Mg+2 से भी इलेक्ट्रॉन हटाते तो ये काम आसानी से नहीं होगा क्योंकि आप उसको स्टेबल से अनस्टेबल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपको उसे लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इट मीन आयनेशन एनर्जी थर्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा तो होनी थी बट अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आयनेशन एनर्जी थर्ड की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आयनेशन एनर्जी सेकंड की वैल्यू उससे कम होगी और आयनेशन एनर्जी 1 की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई स्टेबल एटम है या स्टेबल आयन है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उससे अगर आप इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो ये काम आसानी से नहीं होगा। इसके लिए आपको लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करवानी होगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल और इस वजह से लार्ज अमाउंट में अगर आप उसे एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट देखिए फैक्टर अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी वो फैक्टर जो है अफेक्ट डालते हैं कौन कौन से एटॉमिक साइज। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा आयनेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी कि एटॉमिक साइज आयनेशन एनर्जी की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट में भी साइज बढ़ता है। ठीक है, तो शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आयनेशन एनर्जी की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे एटॉमिक साइज। ठीक है, स्टेबल हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहीं पर आ रहा है या कहीं पर किसी एलिमेंट का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रहा है तो स्टेबल को अनस्टेबल करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करवानी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉरी किसकी आयनेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगर आप नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर करें तो नाइट्रोजन का लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है P3। ठीक है, और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट का P4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का अगर आप नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं और ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं
तो नाइट्रोजन तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि P3 कॉन्फ़िगरेशन इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, तो इसके आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि P4 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन हटते P3 में आ जाएगा ये और स्टेबल हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल से अगर इसे स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये काम ये आसानी से कर लेगा। तो ऑक्सीजन जो है उसके लिए आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम आएगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल है P3 कॉन्फ़िगरेशन में, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि स्टेबल चीज़ जो है वो अनस्टेबल क्यों होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, द फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये तीसरे पीरियड के एलिमेंट है कौन कौन? सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। इनकी फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है आर रेस्पेक्टिवली 496, 737 और 786 किलोजूल पर मोल, ठीक है, ये इनके आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, predict whether the first ionization energy value for the aluminium will be more close to the 575 or 760 किलोजूल पर मोल। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि जो एल्यूमिनियम है उसकी जो आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू है, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू, तो वो किसके ज़्यादा पास होगी? 575 किलोजूल पर मोल के पास होगी या 760 किलोजूल पर मोल के पास होगी? तो मेरा आंसर है यहाँ पर 575। ये जो 575 किलोजूल पर मोल है इसके पास में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किसकी? एल्यूमिनियम की, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ठीक है, और एल्यूमिनियम की हम बात करें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम कहाँ पर आता है ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद जो बोरॉन फैमिली आती है, बोरॉन फैमिली क्या ही एलिमेंट है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है। तो अगर आसानी से प्रोवाइड करा रहा है तो फिर 575 किलोजूल एनर्जी जो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 760। क्योंकि 760 का मतलब हो गया कि इसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। और 575 का मतलब है कि कम एनर्जी में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर, एल्यूमिनियम आसानी से इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, ठीक है, और दे भी रहा है, ठीक है, तो फिर 575 किलोजूल पर मोल एनर्जी होने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में, इस क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर भी आपको दे रखा है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। तो आज का ये पार्ट 6 था आपका इस लेसन का। आई होप आज का पार्ट 6 आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं कुछ चीज़ समझ में आती तो रिवर्स करके आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। आयोनेशन एनर्जी पीरियोडिक ट्रेड में आज हमने ली थी, ठीक है। पार्ट 7 बहुत जल्दी आपको अवेलेबल होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।